नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। भारत के साथ इंग्लैंड क्रिकेट की बेईमानी, जय शाह किसकी तरफ? दूसरा, शहीद सुबोध सिंह को क्या न्याय मिलेगा? तीसरा, रिंकू सिंह राही नाटक कंपनी या पीड़ित? इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आप एक छोटी रकम हमें हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देते हैं, और आप अगर हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। उसकी 3 कैटेगरीज है मेंबरशिप की। एक 200 की है, एक शायद 500 की है, 4000 कुछ ऐसे है। जो सबसे महंगी कैटेगरी है उसमें बहुत दिनों तक कुछ लोग थे, लेकिन इस समय उसमें ज़रा कम लोग हैं, ना के बराबर है। तो आग्रह होगा कि अगर उसमें कोई आ जाएगा तो एक थोड़ा अपना उत्साह भी बना रहता है और आर्थिक सहयोग तो होता ही है। तो सबसे पहली बार, भारत के साथ इंग्लैंड क्रिकेट की बेईमानी, जय शाह किसके साथ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मेरा पॉलिटिकल शो होता है, आपको लगता है कि इसमें आज मैं क्रिकेट की बात क्यों कर रहा हूँ। ये सही बात है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगा कि थोड़ा क्योंकि इस देश को अमित शाह साहब चला रहे हैं और दुनिया के क्रिकेट को उनके पुत्र जय शाह साहब चला रहे हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस पे भी बात करना थोड़ा आवश्यक है। आज एक रिपोर्ट आई है पेपर में जिसमें ये साफ हुआ है कि इंग्लैंड ने तीसरा टेस्ट जो उसने 22 रन से जीता था, उसमें किस तरह से इंग्लैंड क्रिकेट जो कंट्रोल बोर्ड है उसने किस तरह से उसको, लोग कहते हैं नहीं वो तो नियम है, तो नियम वैसे ही हैं जैसे नियम आप इलेक्शन कमीशन बिहार में कर रहा है कि नियम है 65 लाख लोगों को हम वोट से, उसी तरह के नियम है, नियम की बात है। लेकिन थोड़ा आप धैर्य से इसको आज थोड़ा स्वाद बदल के सुन लिए, बाकी 2 तो पॉलिटिकल है ही। तीसरे टेस्ट, इस समय सीरीज 5 टेस्ट की है, इंग्लैंड 2 और 1 से आगे है। चौथा टेस्ट ड्रॉ हुआ है, जो टेस्ट ड्रॉ हुआ वो अद्भुत टेस्ट था। भारत 5 सेशन खेला, एक दिन में 3 सेशन होते हैं, प्री लंच, पोस्ट लंच और पोस्ट टी। भारत 5 सेशन केवल 4 विकेट गवा के खेला लास्ट डे, तो उसने बहुत अद्भुत ढंग से उसने ड्रॉ कराया टेस्ट को। तीसरा टेस्ट लीड्स में हो रहा था, वहाँ पे इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 387 रन बनाए ऑल आउट। भारत ने पहली इनिंग में 387 रन बनाए ऑल आउट। अब इसके बाद की कहानी थोड़ा समझ लीजिए। इसके बाद सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड ने बनाए 92 रन, माफ कीजिएगा 192 ऑल आउट। तो नेचुरली इसका मतलब विकेट खराब हो गई थी, विकेट टर्न ले रही थी और थोड़ी अनप्लेएबल हो रही थी। उसके बाद भारत बैटिंग करने आया 4th इनिंग वाली, तो भारत ने बनाया 170, 22 रन से मैच हार गया। अब यहाँ पे थोड़ा ये समझने वाली बात है कि कैसे हारा, क्या हारा। उससे पहले मैं आपको एक फिगर और आपके साथ इसलिए शेयर कर लेना चाह रहा हूँ कि थोड़ा समझ लें कि हम लोग कहाँ हैं। इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में 50 रन के बाद 3 विकेट डाउन था। 50 रन टोटल बनाए 192, 50 के बाद 3 विकेट डाउन था। 4th विकेट पार्टनरशिप 37 रन की हुई, 37 रन की टोटल रन बने। 87 पे चौथा विकेट गिरा, 5वां विकेट गिरा जाके 154 रन पे, तो 5th विकेट पार्टनरशिप 67 रन की, और फिर 154 से 192 तक पहुंचे। अगले 42 रन में उनके 5 विकेट गिर गए। ये मैं आपको 2 इसलिए कह रहा हूं कि 4th और 5th विकेट उनका जो था वो 37 रन बनाया और 67 रन बनाया। अब मैं भारत की आपको फिगर बता दूं। भारत की पार्टनरशिप कैसे, भारत 170 पे आउट हो गया। उसकी सेकेंड विकेट की जो पार्टनरशिप थी वो 36 रन की थी। उसके बाद 8वें विकेट की पार्टनरशिप 30 रन की थी। 9वें विकेट की पार्टनरशिप 35 रन की थी। उनके दोनों उस पार्टनरशिप से कम ही था, लेकिन ये 3 पार्टनरशिप्स हुई थी। अब आपको लगेगा कि ये सब आपको मैं क्यों समझा रहा हूं। अब एक दूसरी चीज भी समझ लीजिए, इतने दिन तक मेरे साथ आप करते हैं, आज ये भी शो समझ लीजिए थोड़ा।
इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट जो होता है उसमें जो बॉल यूज होती है, क्योंकि यहाँ बॉल का खेल किया है, और मेरी शिकायत है या जो मेरा ये है कि जयशाह इस समय क्या कर रहे थे। अब जरा बॉल का भी समझ लीजिए। 3 तरह की बॉल टेस्ट क्रिकेट में खेली जाती हैं। इंग्लैंड में ड्यूक बॉल बोलते हैं उसको, जिसको उनकी ब्रिटिश क्रिकेट बॉल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है, जो इंग्लैंड में का होता है। इंडिया में एसजी बॉल से खेला जाता है। एसजी बॉल सियालकोट में ये शुरू हुआ था 1931 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग। फिर जब देश का बंटवारा हुआ तो वो फैक्ट्री आ गई मेरठ में। अब वो मेरठ में बनाते हैं इक्विपमेंट्स बना। और एक तीसरी बॉल होती है जो ऑस्ट्रेलिया में बनती है, कुकाबूरा। अब वो हो सकता है मेरा उच्चारण, लेकिन वो कुकाबूरा बोल दीजिए, कुकाबूरा बॉल। अब कुकाबूरा बॉल ऑस्ट्रेलिया में यूज होती है और आईपीएल में वही आती है, और वो महंगी बॉल होती है। उसके कुछ कुछ अब कारण समझ लीजिए, फर्क समझ लीजिए। जो बॉल है, क्योंकि ये सारी चीजें इंग्लैंड कैसे बेईमानी कर रहा है, और हमारे ये सज्जन वहां बैठ के सबसे बड़े पद पे रह के चुपचाप उसकी बेईमानी को करने दे रहे हैं। बॉल का जो सीम जो जिसपे सिलाई होती है, उसमें 2 वो होते हैं, दोनों वो करते हैं, तो 3 सीम इधर 3 सीम इधर, 3 सिलाई इधर 3 इधर, तो टोटल 6 सिलाई होती हैं। तो फर्क ये है कि जो ड्यूक बॉल है उसमें सारी सिलाई हाथ मतलब स्टिच्ड होती हैं, 3 3 6। कुकाबूरा में जो ऑस्ट्रेलियन है 2 सिलाई बाहर वाली स्टिच होंगी और बीच वाली सील होती है। अब इसका फर्क ये है कि जो सीम है जिससे स्पिन होता है, स्विंग होता है, ये सारी चीजें कुकाबूरा में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जबकि ड्यूक में वो बहुत ही प्रोमिनेंट रहता है, बहुत प्रोमिनेंट रहता है, दिखता उभरता है। तो सीम जो फास्ट बॉलर हैं, जो शुरुआत के उसमें सीम पे खेलते हैं, स्विंग कराते हैं, वो सब उसी से कराते हैं। दूसरा एक ये होता है कि कलर ऑफ द बॉल ऑल्सो मैटर्स। तो आप देखते होंगे कभी कभी बॉल, आप भी अगर कभी बचपन में कोई जो भी खेला हो आपके घर में खेलते होंगे बच्चे, एक बहुत डार्क कलर की बॉल आती है, डार्क चेरी, और एक रेड आती है। तो बॉल का कलर जितना डार्क होगा वो उतनी स्विंग करेगी। ये कुछ कुछ कलर के, और मैं उस डिटेल में आपको मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं। अब हो क्या रहा है कि जो ड्यूक बॉल है जिसकी 6 सीमें होती हैं, जो डार्क, ये डी शेप बहुत होती है, बहुत जल्दी डी शेप हो रही है। उसको किया गया उसमें कार्य, मतलब इसका वो बिगड़ जाता है। और टेस्ट क्रिकेट में एक छल्ला रखा जाता है, अगर जो बॉलिंग वाले हैं वो कहते हैं कि साहब ये बॉल तो इतनी ख़राब हो गई है, तो उस छल्ले से उसको पास किया जाता है। अगर वो पास नहीं होती तो माना जाता है कि डी शेप हो गई, और फिर बॉल एक्सचेंज होती है। फिर बॉल, पुरानी बॉल उसकी जगह पर, क्योंकि उसी तरह की लानी, नई बॉल तो दे नहीं दी जाएगी। अब एक मामला और समझ लीजिए, टोटल हम लोगों को, जब हम लोग खेलते थे तब तो 2 ही एम्पायर होते थे। कभी कभी कोई एक आदमी नहीं आया, क्योंकि आपस में प्लेयर ही को एम्पायर बनना होता था, तो एक ही एम्पायर साहब जो बैटिंग टीम के होते थे उन्हीं में से कोई एम्पायर बन जाता था। पुराना ढंग तो यही था। लेकिन अब टेस्ट के 2 एम्पायर, फिर एक आया मैच रेफरी। अब एक 4th एम्पायर भी होते हैं, और ये जो 4th एम्पायर हैं इनका एक रोल इंपॉर्टेंट है। ये जब टेस्ट शुरू होता है उसके दिन सुबह ये दोनों टीम की ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और बॉल दिखाते हैं। कई 10-20 बॉल रहते हैं कि साहब इसमें से 2 बॉल आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 80 ओवर के बाद जैसे बॉल चेंज होने का होता है, तो ये बताइए कि आप कौन सी बॉल से खेलेंगे। नई बॉल सब रहती हैं, प्रेफर की जाती है हरदम डार्क, जिसमें ज़्यादा डार्क हो जो बॉल। भारत की इस बार जब ये भाई साहब आए, अच्छा ये जो 4th एम्पायर है ये लोकल होता है, होम ग्राउंड का, मतलब लीड्स में रहने वाले होंगे। ये मैच रेफरी बाहर के देश का होगा, और ये अकेले आते हैं, मैच रेफरी के साथ नहीं आते हैं। तो ये जो एम्पायर साहब आए, इन्होंने जब इनको गेंद ऑफर दिखाई तो उसमें एक ही डार्क कलर बॉल थी। उन्होंने कहा भाई दूसरी, उन्होंने कहा नहीं 2 इंग्लैंड ने चूज कर लिया, अब आप एक ही चूज करिए। तो मतलब पहले ही से एडवांटेज इंग्लैंड को दिया जा रहा है। उनको डार्क कलर की 2 बॉल दे दी गई, अब यहां लेके आ गए भाई ये है, और बाकी रेड कलर है, इसमें से चूज कर लीजिए। तो एक तो ये बेमानी हुई। दूसरी बेमानी ये हुई कि 10 बुमराह बॉल कर रहे थे, बिल्कुल सुर में आ गया था। पहले इनिंग में 5 विकेट ले चुका था, इस इनिंग में 2 विकेट ले चुका था, मतलब ही वॉज प्लेइंग हैवॉक। 50 पे 3 विकेट हो चुके थे। बॉल ये हुआ कि डी शेप हो गई है।
और वहां पे उनसे कहा गया कि ये बॉल ले लीजिए। अब जो बॉल लाई गई वो 35 ओवर 30-35 ओवर पुरानी थी। अब नेचुरली जो नई बॉल होगी हार्ड ज़्यादा होगी, उसके स्विंग वो ज़्यादा स्विंग करेगी। इन्होंने कहा साहब ये कहने नहीं यही है, लेना हो ले लीजिए। वो बॉल ले ली गई। उस बॉल को लेने के बाद, इसीलिए मैं आपको वो स्कोर बता रहा था कि जो 4th विकेट था, 3 तो गिर चुके थे 50 पे, 4th विकेट पार्टनरशिप 37 रन की, 5th विकेट पार्टनरशिप 67 रन की। ये 2 पार्टनरशिप ने गेम को पलट दिया। हिंदुस्तान 22 रन से हार गया। और अब इसके कुछ नुक्ते हैं। कुछ लोगों ने प्लेयर से पूछा तो प्लेयर्स का कहना है कि भाई अगर हम लोग इस इशू को उठाते हैं तो दिक्कत ये होता है कि मैच रेफरी प्लेयर पे फाइन कर देता है, पर्सनल उसकी जो फीस मिलती है। अब हर एक आदमी, अब पुराने ज़माने तो गए जब आप केवल देश के लिए खेलता, पैसा भी इतना बड़ा पैसा है तो कोई अपनी फीस गंवाना नहीं चाहता, तो इसलिए उन्होंने नहीं रेस किया। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें थी जैसा बीसीसीआई चलाए हैं, जैसा की ये जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई एडवांटेज दीजिए इंडिया को, लेकिन अगर भारत के साथ बेईमानी हो रही है तो ये आप क्यों नहीं इंटरवीन करेंगे कि आप वहीं अपनी कुछ, आप तो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, हो सकता है आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी हो कि अंग्रेजों की समझ में नहीं आती हो। आप अजीब अजीब, या आपकी बॉलिंग और बैटिंग में आप इतने व्यस्त थे कि आप अपनी प्रैक्टिस में गए हुए थे, बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, तो आप उसमें व्यस्त हो। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था, आप बिल्कुल निकम्मे साबित हुए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया और भारत वो टेस्ट हारा। और उसके बाद आज तक वो प्रोटेस्ट में भी कुछ नहीं हुआ है। भारत ने एक ऐसी कुछ अपील कर दी है, ठीक है वही है कि अब जो देखा जाएगा वो तो अब हो गया टेस्ट ना। इन इंग्लैंड वालों की एक बेईमानी मैं और बता दूं, और वो बेईमानी बताना ज़रूरी है। मेरी जो किताब है हेयर राम टू जय श्री राम, उसके जो पेज नंबर 152 अंग्रेजी वाले में, कपिल दा जवाब नहीं जो चैप्टर है, उसके पेज नंबर 52 में मैं इस तरह की बेईमानी ये इंग्लैंड में कितनी होती रही है जान लीजिए। इंग्लैंड और ये जितने गोरे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में ये माफ़ कीजिएगा, ये टेस्ट लॉर्ड्स में हुआ था, 3rd टेस्ट। इस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये लीड्स में हुआ था। पुराना टेस्ट लॉर्ड्स में हुआ था, 3rd टेस्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो माफ़ कीजिएगा। 1981 में, आज से 44 साल पहले, ये सारी बेईमानी की जो पहली घटना जो लिपिबद्ध हुई, अब जरा बेईमानी सुनिए। और इंग्लैंड में ये सब बेट लगती है, और आज कितना क्रिकेट कितना ईमानदार रह गया इसी से पता लग जाएगा। इंग्लैंड एक उससे पीछे था, इंग्लैंड वॉज बिहाइंड बाय 1, सीरीज चल रही थी, एक मैच हार चुका था, अब दूसरा मैच खेल रहा था लीड्स में। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग 401 रन, 9 विकेट डिक्लेयर्ड। इंग्लैंड को कहा आके खेलो। इंग्लैंड पहली इनिंग 174 रन ऑल आउट, लीड 227 की फॉलो ऑन। इंग्लैंड सेकेंड इनिंग 7 विकेट पे 135 रन, फॉलो ऑन बचाने के लिए 227 चाहिए। अभी भी 227 की फिगर से अभी भी 92 रन पीछे, 92 रन बिहाइंड दैट। 3 ही विकेट हाथ में, नीचे वाले विकेट। दिन का खेल समाप्त हुआ। लिली और मार्च ऑस्ट्रेलिया वाले बुगी के पास गए इंग्लैंड में, रेट लगाया गया $1 या पाउंड, 1 पाउंड देंगे, इंग्लैंड जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा, 1 पाउंड का 500 पाउंड मिलेगा। ऐसी लॉटरी सुनी है ना, 1 पाउंड का 500 पाउंड मिलेगा, 10 पाउंड का 5000 पाउंड, 100 पाउंड का 50,000 पाउंड, और 1000 पाउंड का 5 लाख पाउंड। कुछ ये वेरिएशन है। ठीक है साहब, ये बेट लगा दिए और आ गए फिर नेक्स्ट डे गेम खेलने। 174 फॉर 7 इंग्लैंड ने बनाए 356 रन। 356 रन मतलब जो बाद के जो आए उन्होंने ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की जो 3 वो थे, बड़ी अच्छी बात। लीड हो गई 129 रन की। 129 रन की लीड जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को बनाने 130 रन। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में बनाए थे 401 रन फॉर 9 विकेट डिक्लेयर्ड। हलवा, लेकिन हलवा ऑस्ट्रेलिया नहीं खाई। ऑस्ट्रेलिया 111 रन पे ऑल आउट,
इंग्लैंड टेस्ट जीत गया। लिली और मार्श की तो बात आ गई सबके सामने, एक जो लगा, एक के मुकाबले 500 मिला। बाकी किसने क्या कमाया था, किसको उसने क्या कमाया था, ये एक बानगी सिर्फ दे रहा हूं कि कितनी बेईमानी है और ये लिपिबद्ध है। अब जरा दूसरी बात कर ले, शहीद सुबोध सिंह को क्या न्याय मिलेगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको फिर से जल्दी से याद दिला दूं। एक शहीद सुबोध सिंह की बात जब भी आती है तो मैं थोड़ा इमोशनली ये हूं कि बहुत संवेदनशील मामला था। 3 दिसंबर 2018 को एक भीड़ ने जिसने ये कहा था कि गाय क्या गोश्त मिला है कहीं खेत में, और उसको लेके उसने थाने पे हमला किया, पुलिस चौकी पे हमला किया। और उस दिन वहाँ पे एक बड़ा मुस्लिमों की एक बड़ी जमात थी, कई लाखों मुस्लिम थे, और एक डर ये था कि अगर ये कहीं बात फैली तो वहाँ बिल्कुल बड़ा रॉयट होगा, हज़ारों लोग मरेंगे। ये भीड़ आके वहाँ ट्रैक्टर पे वो जो कटी हुई गाय थी उसको ट्रैक्टर पे लाद के और ट्रैफिक जैम कर दिया था, रोड जैम था। उसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह गए, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, भीड़ ने उनको दौड़ाया और फिर फाइनली ये हुआ कि भीड़ ने उनको पहले पत्थर से और फिर गोली मार के उनकी हत्या कर दी। वो शहीद हो गए। एक व्यक्ति और वहाँ मरा। उन्होंने अपनी जान पे अगर उस दिन नहीं सुबोध कुमार सिंह दिए होते तो शायद हज़ारों लोगों की उस दिन मृत्यु हुई होती। लोग चले गए, फिर उसके बाद लोग पकड़े गए। मैं उसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। 44 लोगों के ऊपर चार्जशीट फाइल हुई, उसमें से 5 इस दौरान मर गए, एक उसमें जुवेनाइल मतलब बच्चा है, और बाकी 38 लोगों के ऊपर कल कोर्ट ने कहा है कि दे आर कन्विक्टेड, या आरोप सिद्ध हुआ है। 1 अगस्त को उनके ऊपर सज़ा सुनाई जाएगी। उसमें एक जो सबसे शातिर है वो योगेश राज है, जो अगर आप वो कर लीजिए, वो बजरंग दल का डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर है, बड़े मतलब आदमी हैं। वो जेल जनवरी 2019 में पकड़े गए थे, लेकिन 4 अक्टूबर 2019 को बाहर ही निकल आए। बस 6-7 महीने गए थे, और जब बाहर आए तो बाजे गाजे के साथ बीजेपी और बजरंग दल ने क्या बढ़िया स्वागत किया उनका। वो बेल पे हैं अभी भी। उसमें मैं 2 एस्पेक्ट हैं जिससे आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी उस संवेदना को झकझोरना चाहता हूँ। एक प्रशासन से क्या उम्मीद थी और एक न्याय प्रणाली है। प्रशासन से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनकी जो पत्नी थी रजनी सिंह जी को पढ़ी लिखी महिला है, पति खोया, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के। उसमें से दोनों लड़कों में से किसी को भी डाइड इन हार्नेस का प्रोविजन है कि मतलब कोई ऐसा नहीं, वो व्यक्ति ड्यूटी पे मरा था, हमको और आपको बचाने के लिए मरा था। बच्चों को नौकरी नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार से उनको पहले इंस्पेक्टर की बात थी, फिर कुछ हुआ, लेकिन कोई सरकार में इस सरकार जो कहती है कि हम 5 करोड़ और 10 करोड़ और 20 करोड़ नौकरी देते हैं, उनको शहीद सुबोध सिंह के किसी बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिली। मैं व्यक्तिगत तुझसे बोल रहा हूँ, आज मैंने बात भी की है। बड़ा बेटा अभी भी वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में कुछ काम कर रहा है, और छोटा बेटा लॉ कर लिया है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत असंवेदनशील सरकार है, बहुत रूथलेस लोग हैं, मतलब बिल्कुल नहीं याद रहता है किसने क्या किया था। नौकरी नहीं दी। मैं इसलिए बार बार ये याद दिलाता हूँ, जब वो महिला आई थी 2018 में, मुझे ठीक से याद है, उसके असल में मैंने उनको सम्मानित किया था, सुबोध कुमार सिंह जी को, मरणोपरांत लोकमत सम्मान से। उस समय मैं लोकमत अखबार का एडिटर था। उनकी पत्नी आई थी लेने, और तब पता लगा था कि जब उनको पुलिस वीक था उसमें बुलाया गया था, भाई पुलिस वीक को अपनी वाहवाही करनी थी, तो उनको एक लिफाफे में रख के 10,000 रुपया कैश दिया गया था। मतलब आपको लगेगा कि ये क्या है। जो इंश्योरेंस का पैसा मिला था उसको सरकार से अपनी छाती ठोकने लगी थी कि हमने दिया। हर घर की इंश्योरेंस होती है, आप बैंक में जाइए, उसमें कहा कि नहीं मैंने इतना दिया, इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। अपनी तरफ से सरकार से क्या मिला मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला। जो बेसिक नौकरी मिलनी थी वो तो नहीं मिली। अब न्याय की भी बात थोड़ी कर लें, क्योंकि एक ये भी जान लीजिए कि न्याय क्या है। ये जो सुबोध कुमार सिंह थे, ये अगर इसलिए याद दिला दूं कि सितंबर 2015 में दादरी में, अगर आपको याद हो, एक
किसी एक मोहम्मद अखलाक के पास ये था कि वो कुछ गौमांस मिला और उसको लोगों ने पीट के मार दिया था, याद आया? और जो कि गलत बात थी, जो शक के उसमें मार दिया गया था। उस केस की जब जांच कर रहे थे, उसके जांच करता उसके आईओ सुबोध कुमार सिंह थे। ये सितंबर 2015 की घटना है। दिसंबर तक इन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, नवंबर तक कुछ लोग, और विवेचना चल रही थी। उसके बीच में इनको उस विवेचना से निकाल के इनको बनारस भेज दिया गया, क्योंकि जो लोग इस तरह से इन्वॉल्व थे वो हाईली कनेक्टेड लोग थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सुबोध कुमार सिंह को जो हुआ, मुझे तो अब इंतजार ये रहेगा कि योगेश राज जो इसको लीड किया था, वो एक तो 5 मेन अभियुक्तों में नहीं आया, उसका साजिशकर्ता में पुलिस ने नाम डाल दिया था। मुझे तो उम्मीद है कि उस योगेश राज को बीजेपी कब टिकट देगी और कब वो मंत्री जी बन के हमारे और आपके ऊपर शासन करें। तीसरी बात कर लें, रिंकू सिंह राही, नाटक कंपनियां पीड़ित। अभी आपने कल परसों एक सुना होगा कि शाहजहांपुर के एक एसडीएम साहब वकीलों के सामने उठक बैठक कर रहे हैं, कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं। आप अजीब सा मुझे भी लगा कि भाई ये क्या चीज़ है, तो उसको मैंने थोड़ा जब जानकारी की, लोगों से फ़ोन किया, पेपर में भी सब कुछ आ गया है। ये रिंकू सिंह राही जी समाज कल्याण विभाग में पहले भर्ती हुए थे। सुर्खियाँ बटोरना इनको अच्छा लगता है, इनके ऊपर थोड़ा अटेंशन है, ये भी अच्छा लगता है। उसके बाद ये तैयारी करके बैठे, आईएएस बन गए। इनकी पहली ये पोस्टिंग है, शायद एसडीएम होके वहाँ गए हैं। और ये जैसा बताया जा रहा है कि आए हुए भी 2 ही 3 दिन हुए थे, ये तहसील जा रहे थे। अब जो लोग तहसील देखे हुए हैं, वहाँ पे एक कोई व्यक्ति, जो बाद में पता ये लगा कि वो किसी वकील का मुंशी था, वो किसी किनारे कहीं उसमें पेशाब कर रहा था और इन्होंने उसको खुले में पेशाब करते हुए देखा, उसको बुलाया और फिर उसको डांट फटकार के बाद उससे कहा कि कान पकड़ के उठक बैठक करो। अब क्या करता भाई, ये साहब हैं, उसने कान पकड़ के उठक बैठक की। इस बीच वकील लोग आ गए, किसी को भी ये लगेगा कि भाई आप ऐसा क्या है, और वकीलों ने जो भी, अच्छा वहाँ ऑलरेडी धरना प्रदर्शन, तहसील में कुछ और समस्याएं थी जिसको लेके वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। इन्होंने उठक बैठक की। अब वो लोग, कुछ लोगों का कहना है स्वतः की, कुछ लोग, इनका कहना है कि वकीलों ने करवाई। इनका खाना की ट्रांसफ़र कर दिया गया है रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व परिषद, और अटैच कर दिया गया है। ये शायद पहली हिस्ट्री में होगा कि अपनी नियुक्ति के 2-3 दिन के अंदर ये यहाँ पे आ गए हैं। वकीलों के संगठन की तरफ से बिल्कुल साफ आ गया है कि किसी ने नहीं कहा था कि आप कान पकड़ के उठक बैठक कीजिए। इनको सुर्खियां बटोरने का था। इनको जब देखा कि प्रेस है, कैमरा है, तो ये काम ये स्वतः करने लगे थे। हालांकि ये आरोप लगा रहे हैं कि मैंने जिस दिन आया, मैंने आते ही 1 दिन पहले, दूसरे दिन इन लोग का सब बेईमानी पकड़ ली थी और पट्टे पकड़ लिए थे, और क्या बेईमानी चल रही मैंने पकड़ लिए थे, इसलिए मेरे ऊपर ये सब हो रहा है। मेरी थोड़ी दूसरी टेक है। पहली चीज़, जो मूल प्रश्न है, क्या जहाँ पे वो व्यक्ति पेशाब करता हुआ पकड़ा गया है वहाँ पर्याप्त शौचालय हैं, पर्याप्त यूरिनल्स हैं? अगर हैं तो ये आपका मुंह रहता है, अगर नहीं है तो। दूसरी बात, भारत में पुरुषों को एक आज़ादी है, और ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में रहने वाले पुरुषों को। जितने लोग मेरे ये शो देख रहे हैं और जितने लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, ईमानदारी से बता दीजिएगा कि खुले में शौचालय का आप शौचालय गए हैं कि नहीं, यूरिन करने गए हैं कि नहीं, पेशाब करने गए हैं कि नहीं गए हैं तो आपको पूरा हक है कहने का कि उस मुंशी को 2 डंडे और लगाते हैं। इस देश में बड़े बड़े मंत्री, किसका क्या नाम लिया जाए, वो सब, और मेरे हिसाब से वो बड़ा छोटापन होता है कि अगर कोई कोने में जाके कर रहा है, उसकी फ़ोटो खींच के आप कहिए देखिए खुले में शौचालय और ये सब, वो एक चीप पब्लिसिटी की बात है। लेकिन लिखे वही, बोले वही जिसने कभी ये ना किया हो। मूल कारण इसका अभी भी कि कहाँ करें, क्योंकि अगर पहले तो है नहीं, और अगर एकाध है उसमें तो मतलब अगर कोई पुलिस फांसी भी चढ़ा देगी तो लोग अंदर नहीं जाएंगे। आप लगाइए 20 डंडे की, या तो 20 डंडे खाओ या इस पेशाब घर में जाओगे कि खुले में जाओगे। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसे तमाम हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग कह रहे हैं भैया डंडे मार लो लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे, इतनी गंदगी है।
किसको साफ करना है, हम गंदे हैं, हमारे अंदर हाइजीन नहीं, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो ग्राउंड पे हुई है इतनी गंदगी है। दूसरा ये है कि अगर आपको मुंशी जी का ये था, बिल्कुल ठीक बात थी, आप अधिकारी हैं, आप आईएएस हैं, आपको आईएएस को तो एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज होती है, आप उसको पकड़ते, चालान करते, जो भी नियम अनुसार, जो भी इस देश की दंड संहिता है उसमें वो करते। अगर उसमें सजा है, मान लीजिए इसमें कोई, अब भाई मुझे नई सजा मालूम नहीं, नई सजा अगर आ गई है जो बीजेपी ने बनाया है कि इसमें फांसी हो जाएगी, अगर आप बाहर पेशाब करते हुए पकड़ेंगे तो फांसी लगा देते तो उनको तुरंत। उसमें किसने इनको 4 वर्ष की कारावास, 4 वर्ष का कारावास कर देते, जो आपको समझ में आता है। इनको इसमें 4 लाख रुपए की, जो आपकी समझ में आता है वो आप इनको दे देते, लेकिन आप सजा नहीं दे सकते हो। आप कौन होते हो सजा देने वाले? और ये जो राही जी हैं, इन्होंने जो नुकसान किए हैं वो मैं बता दूं। जो इन्होंने अपनी फोटो खिंचवाने के चक्कर में जो नुकसान किए हैं, पहला, किसी भी जगह का प्रशासन इकबाल से चलता है, अथॉरिटी से चलता है। कोई भी डीएम, कोई भी एसपी कोई सुपरमैन नहीं होता है, उसका एक पद और वो है, उसकी वजह से चलता है। आपने उस पद की गरिमा गिरा दी, आपने उस प्रशासन के इकबाल को कम किया। दूसरा आपने ये काम किया, आपने गलत परंपरा डाल दी। अब जिसके मन में नहीं भी होगा, उसको लगा अच्छा ये एसडीएम साहब तो कान पकड़ के वहां करवाया था ना, तो अब यहां भी करो। इस तरह के लफंगे पूरे उसमें हैं, और आपके यहां तो बहुत ज्यादा है इस सरकार में। तो अब एक आपने गलत परंपरा लोगों के दिमाग में डाल दी। और आपसे अगर गलती हुई थी, मान लीजिए आपको रियलाइज हो गया मुझसे गलती हो गई, तो आप लिखित में खेद मांगते, क्षमा मांगते। आप ये सब नाटक क्या करने लगे कि कान पकड़ के उठक बैठक। और अगर मैं ये भी कह रहा हूं, आप अगर अपनी इच्छा से आप आईएएस बने हैं, प्रशासन में आए हैं, अगर वकील आपको डांट के भी, मार के भी अगर कह रहा है कि आपको उठा उठक आपको नहीं करना चाहिए था, वकीलों के, अगर आप इससे अगर डरते हैं कि भीड़ से आप डर रहे हैं, तो आप यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। आपको या तो टर्मिनेट कर देना चाहिए या आपको बर्खास्त कर देना चाहिए। और अंतिम बात, वकीलों की छवि को आपने नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जले आए वकील आए गुंडे होते, आपने उस वकील को नुकसान पहुंचाया है जो तहसील में कल उसको आज फीस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज उसका क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा, और सारे वकीलों के पास क्लाइंट होता, आपने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। और अंतिम बात कह के मैं खत्म करूंगा, ये जो प्रशासनिक अधिकारियों में एक नई एक फैशन भी है, मैं कहूँगा बीमारी की हद तक जो लत लग गई है रील बनाने की। अब ये दिक्कत क्या है कि ऊपर से शुरू हुई है, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे हमारे रेल मंत्री हो, रील मंत्री, ये जो एक रील बना के डालने की वो होड़ लग गई है, ये बीमारी का रूप ले लिया गया है। मेरे हिसाब से इसको तत्काल, देखिए पॉलिटिशियन का अपना एक काम होता है, वो उसको वोट चाहिए, अधिकारियों पे अगर इस पे तत्काल रोक नहीं लगी तो ये महामारी के रूप में फैल रही है। हर अधिकारी को देखिए, वो अपना एक उत्तराखंड के एक आईएएस साहब, वो कहीं जाते हैं तो वो दिन भर रील ही बनाते रहते हैं। अरे काम करो, रील बनाने के लिए आप नहीं रखेगा, वो जो जिसका काम है वो करेगा। ऐसे इस पे तुरंत मेरे हिसाब से आधिकारिक रूप से मना होना चाहिए। यू कैन नॉट डू दिस ऑन सोशल मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।